Good evening, friends. On this Sunday evening, let's discuss about some topic which have issues. So, GST audit with legal provisions, with audit checklists. Why legal provisions and why audit checklists? जब हम कोई काम शुरू करते हैं, whenever we start a work, and we should have a checklist कि हमें कौन सा काम पहले करना है, which are the steps we should follow, और हमें करना क्या क्या है. इवन इफ यू देखो सारा अगर आप समझते भी हैं सब काम, इफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑल्सो, देन ऑल्सो आप पूरा ऑडिट तो खुद से करते नहीं. यू डेफिनेटली गिव ऑडिट टू योर जूनियर स्टाफ और अ सीनियर स्टाफ और योर ऑडिट टीम. जैसे हम नॉर्मल ऑडिट भी करते हैं तो एक चेकलिस्ट लेकर भेजते हैं, एंड वी डू हैव अ मास्टर फाइल, देन अ रेगुलर कॉन्करेंट फाइल ऑफ एवरी ईयर. So let's discuss what are the legal provisions with respect to audits and what should be the checklist. चेकलिस्ट इसलिए भी जरूरी है कि जब हम किसी के काम का असेसमेंट करें, प्लस टाइम डिवोट कितना करना है, प्लानिंग किस तरह करनी है, और जब उसका काम के बाद असेसमेंट करें तो हमें एक आइडिया रहे कि क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, किस तरह के प्रोविजंस रेडी हो चुके हैं. एंड इट इज ऑलवेज बेटर कि हम कोई भी नई चीज समझते हुए या कोई चीज समझते हुए हम इसको इंटरेक्टिव रखें. देखिए हम यूट्यूब पर और बाकी जगह जहाँ फेसबुक वगैरह पर हम लाइव हैं, ट्विटर पर भी लाइव हैं, तो हम एक फिजिकली तो मिल नहीं सकते, इट्स वर्चुअल वर्ल्ड. लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितनी भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप साथ साथ कमेंट्स में लिखते रहें जिससे वी कैन डिस्कस इट. और आज हम बहुत सारी जगह लाइव हैं, जो हमारे जो चैनल हैं उन पर भी लाइव हैं, प्लस जो विकास गोलचा जी जो हमारे स्पीकर हैं उनका जो जीएसटी समाधान का पेज है और उनका खुद का जो पेज है उस पर भी हम लोग अभी लाइव जा रहे हैं. तो लेट्स हैव अ मोर इंटरेक्टिव सेशन. और विकास जी का एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ. अब वैसे इनका डिटेल परिचय देने जाऊंगा तो आज का दिन खत्म हो जाएगा, संडे की इवनिंग खत्म हो जाएगी. बट लेट्स बी शॉर्ट एंड क्रिस्पी. सो he qualified his CA in 2013, and later on he qualified his company secretary also, and he has completed his DISA also, and he has also completed certificate course on GST. और जिस कोर्स को इन्होंने 2018 में क्वालिफाई करा, अब इनकी तारीफ क्या की जाए, ये आज उसी कोर्स की फैकल्टी हैं, वही कोर्स पढ़ाते हैं ये. And he has also completed certificate course on bank concurrent audit, certificate course on cooperative society, and a commerce graduate, of course. He is also empaneled national faculty for GST, visiting faculty for National Academy of Customs, Indirect Tax and Narcotics, NACEN जिसको हम शॉर्ट में जानते भी हैं. He has conducted more than 120 workshops and trained more than 10,000 people. And he is also faculty in certificate course on GST with ICI Raipur. And he has handled litigations on GST with his team till High Court of Chhattisgarh, and he has got favorable results also. He has authored book on GST and e-way bill, which was launched by then Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Dr. Raman Singh ji, and Cabinet Minister Shri Bijmohan Agrawal ji, respectively. और भी बहुत कुछ इन्होंने अचीव कर रखा है. ही इज ऑल्सो विजिटिंग फैकल्टी ऑन वेरियस अदर टॉपिक्स एंड सीपी आवर्स. ही इज ऑल्सो स्पीकर ऑन सीपी आवर्स, विजिटिंग फैकल्टी फॉर ICSI ऑल्सो, एंड ही इज प्रैक्टिसिंग इन छत्तीसगढ़. और भी इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, जैसे लॉन्ग लिस्ट, और इनका एक जीएसटी समाधान करके टॉपिक वो वेबसाइट भी है. सो लेट्स नॉट शुड नॉट कम बिटवीन. देखिए सेंट्रल इंडिया में तो शायद ही कोई है जिसने इनका नाम नहीं सुना है. इट कुड बी पॉसिबल कि हमारे भारत में इतने रतन छुपे हैं, इतने छुपे हैं, तो एक रतन की तरह है ये भी हैं जो छत्तीसगढ़ की कर्म भूमि से आ रहे हैं. सो लेट्स नॉट कम इन बिटवीन ऑफ हिम एंड यू. लेट्स गो टू द टॉपिक. आई वेलकम विकास जी on this important topic. Over to you, sir. I'm muting myself. Okay, sir. Please check the mic. So, voice clear, sir. Very good afternoon, friends.
in this Sunday weekend day. वैसे कोरोना के कारण हर डे वीकेंड ही लग रहा है, लेकिन संडे एक माइंडसेट रहता है कि हम रिलैक्स मोड में रहें, और यहाँ पर भी एक नॉलेज शेयरिंग एक एक्टिविटी हम कर रहे हैं जीएसटी पेनेसिया के एक चैनल पे। और ये प्रयास मैं थैंकफुल हूँ सर का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पे, और आप सभी को जो इस वेबिनार को लाइव देख रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है हमारा आज का ऑडिट लीगल प्रोविजंस और चेकलिस्ट जो 18-19 की ऑडिट होने वाली है उसमें जरूर काम आएगा। विद दिस आई नॉट टेक्स मच टाइम, आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन राइट नाउ। आपको मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही होगी। This is GST audit checklist practical approach. First, we will move to the legal provisions of GST audit. Then later on, we will shift to आप रिकनेक्ट कीजिए सर Sir. Wait a minute. Now you're getting my slides, sir. Yes, sir. Sir, presentation is Visible. Sir. So let's start the topic of legal provisions on GST. First of all, what is the audit? जनरली हम टैक्स ऑडिट करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स ऑडिट में उतना ज्यादा हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस हम देखे होंगे। Sir, if you want, you can use slideshow also. Okay. तो ऑडिट जनरली हम इनडायरेक्ट टैक्स ऑडिट में मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होंगे। इनकम टैक्स ऑडिट हम रेगुलरली हर ईयर हम कर रहे हैं, और जीएसटी ऑडिट क्योंकि इसकी लिमिट्स जो है रिवाइज की गई है एज सिमिलर टू इनकम टैक्स ऑडिट, सो इसका स्कोप एक बहुत ज्यादा वाइड है, और ये स्कोप हम सबके लिए, हम प्रोफेशनल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी डेफिनेशन ऑफ ऑडिट अंडर जीएसटी एक्ट। तो सबसे रिव्यू करते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 बताता है जीएसटी ऑडिट के डेफिनेशन के बारे में। जीएसटी सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 डिफाइन करता है कि ऑडिट मींस बेसिकली हमको एग्जामिनेशन करना है, क्या चीजों का वो देखते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स, अदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड और फर्निश्ड बाय द टैक्सेबल पर्सन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर टैक्सेबल पर्सन। Audit can be done of a taxable person only, even though a person required to be registered under GST, say his turnover is 60 lakhs, बस उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जीएसटी का, then he is not subject to GST audit as this definition only, because it talk only audit can be done of a taxable person under this act or rule made under any other law for time being in force to verify the interior the correctness of। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज कर रहा है यहाँ पर एक और मैं आपसे लिंक करूंगा, जो 2 सेक्शन 35 की जो 35 की डेफिनेशन है, जहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की बात होती है, वहां से हम एक लिंक करने की कोशिश करेंगे कि किसका ऑडिट करना है, क्या रजिस्ट्रेशन पर्सन का या टैक्सेबल पर्सन का। तो टैक्सेबल पर्सन की जो डेफिनेशन है सिंपल सा समझ सकते हैं कि जीएसटी में एवरी पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग 20 लाख इन द केस ऑफ सर्विस, 40 लाख इन द केस ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो यहाँ जो हम एग्जामिनेशन आपको करना है तो कि रिकॉर्ड्स, रिटर्न, अदर डॉक्यूमेंट मेंटेन और फर्निश्ड बाय टैक्सेबल पर्सन अंडर दिस एक्ट, रूल्स मेड देयर अंडर और अंडर एनी अदर लॉ। अदर लॉ मींस इनकम टैक्स, कंपनी लॉ और अदर लॉ एज एप्लीकेबल ऑन द एसएससी फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इंटर एलिया द करेक्टनेस ऑफ। तो बेसिकली हम ऑडिट में 4 चीजों की करेक्टनेस को सर्टिफाई कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, उसको उस पे ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये जो 4 एक्सपेक्ट है जीएस ऑडिट के,
जो जीएसटी के पर्सपेक्टिव से हमने किए हैं वो सही है कि नहीं है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें है टर्नओवर डिक्लेयर्ड। व्हाट इज अ टर्नओवर डिक्लेयर्ड? बेसिकली एसएससी का जो टैक्सेबल टर्न हो रहा है पर्टिकुलर पैन नंबर पे, वो कितना उन्होंने डिक्लेयर किया, वेदर इट इज करेक्ट according to the books of account maintained by the SSC. So first of all, we have to certify, we have to give assurance in our audit report that turnover declared is correct of the SSC. Second, what we have to review is the taxes paid. Now when we certify that what is the turnover of the SSC for the particular financial year under the single PAN number, now we have to identify the turnover liable to taxable taxes and the amount of tax required to be paid under this, and whether taxes paid is according with that has been paid can be checked from a challan or monthly returns filed by the SSC. Also can be cross-checked from the annual return GSTR 9 for the financial 18-19 they announced. Apart from that, the third major cheese we have to check is the correctness of refund claim. If during the course of year you find any refund claim by the SSC, whether that refund is within the provisions of GST law, whether he is eligible for the same, whether amount quantified is proper as per rules and regulations of GST law, and whether the time limit allowed for refund claim has been followed or not. So we have to check the correctness of refund claim, the amount and quantification of refund claimed by the SSC during the course of audit. Next, the most important, the crux of the GST is the input tax credit availed. Basically, this is the word called availed. अदर जो साल भर में हम 12 रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक के, तो वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलमेंट हुई, तो जो अवेलमेंट है वो एज पर लॉ है कि नहीं। वो अवेलमेंट में ये अपने को चेक करना है कि जहां पर रिवर्सल की रिक्वायरमेंट थी, जहां पार्शियली हम टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, पार्शियली एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं, तो वेदर वी हैव रिवर्स द एग्जेम्प्ट पोर्शन ऑन द प्रो राटा बेसिस, वेदर 17 सबसेक्शन 5 जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक करता है, हम लोग ने वो आईटीसी को ब्लॉक किया कि नहीं, और उसको 17.5 का जो अप्रोप्रिएट कॉलम था जीएसटीआर 3B में उसमें प्लेस किया कि नहीं। तो ये जब जो बारीकियां हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की, कि वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन प्रॉपर्ली अवेल्ड, टाइमली अवेल्ड। सेकंड, प्रॉपर रिवर्सल हैज बीन गिवन अकॉर्डिंग टू द टर्नओवर प्रोपोर्शनेट, properly reverse charge liability has been discharged and the input tax rate of reverse has also taken. 17 subsection 5 block credit ITC say of a car, this motor car is covered under 17.5 which is block credit with ITC is not allowed. Then GSTR 3B में इसकी जो रिपोर्टिंग होती है कि वेदर वहां पर हमने रिपोर्ट किया कि नहीं, तो कि ये GSTR 2A में ऑलरेडी ये चीज दिख रही होगी। तो ये बेसिकली हम ये जब ऑडिट कर रहे हैं तो चार चीजों की करेक्टनेस को सर्टिफाई कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, दैट इज टर्नओवर डिक्लेयर्ड, टैक्सेस पेड, रिफंड क्लेम एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड to assess is complying with the provisions of this act or rules made under this act. Now, what are the basic principles to conduct a GST audit or any other audit? We can say income tax audit or any other audit. So what is the object of audit? First, conducting audit in a systematic and comprehensive manner. Our audit should cover the entire business activity of the SSC which is covered under the provisions of the act and which are subject to GST. So our audit approach should be a comprehensive manner, not should be left with limited scope. It can be done an entire PAN based what are the activities done by the SSC which is subject to GST and which is liable to be GST and under this act. So our audit approach should be a comprehensive work. Emphasis on the identified risk areas and scrutinizing the records maintain the normal course of business. First, risk-based audit. Every business has its own risk. Every business have its own important aspects we have to look after, and first of all we have to identify the key areas of every business or every SSC. It can be different from every SSC you are auditing. So for example, if you are in a textile sector, the purchasing, job work, these are the areas, risk areas. To a real estate sector, purchasing, to manufacturing sector, raw material processing. So various identified risk areas are there in every SSC's case. We have to identify the risk areas first of all to conduct an audit. Then we have to proceed to work out whether this risk areas the adequate steps has been taken
and for proper reporting of GST and the timely compliance with the GST law, and tax has been duly paid as per the records maintained by the SEC during the normal course of business. So according to the risk areas of the particular business, we have to conduct our audit. Applying audit tax on the basis of materiality, degree of scrutiny and application of audit tool depending upon the identified nature of risk factor. So जो जो areas हमको लगते हैं कि जहां पर एक breach होने की संभावनाएं ज्यादा है उस areas में, या वो इतना मटेरियल है कि हम अगर उसको अगर प्रॉपरली वॉच नहीं किए, प्रॉपरली स्क्रूटनाइज नहीं किए और वो लेफ्ट रह गया, तो हमारा ऑडिट जो होगा वो इनकम्प्लीट ओपिनियन तक पहुंचेगा. तो वी शुड अप्लाई आवर टेक्निक्स ऑडिट टूल्स अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी of the components or materiality of the items in the balance sheet of our profit and loss account. So materiality के हिसाब से हमको अपने फैक्टर्स जो भी अपने ऑडिट टूल्स है, अपना टाइम है, वो इन्वेस्ट करना चाहिए during the course of audit. Now, recording of all checks and finding made during the entire audit. Because audit में हम अपना एक opinion express कर रहे हैं whether the financial the GST records maintained by the SEC are true and fair view as per the act of the requirements of the act. So whenever we conduct an audit, जितने भी हमारी findings होती है during the course of audit, हम जो हमारे subordinates करते हैं, हम करते हैं, so हम we should note down all the points according to every document we watch, every stock taking we take, every aspect we cover. So we have to make the all the checks and findings noted in a audit working papers, so that we can use them while finalizing, while expressing our opinion at the end of the audit. So we should maintain a proper record. This will help you when particular case if the you audit and later on departmental audit also is going on, it the papers you have audited will preserve you also, will help play a critical role to save you also, that what are the documents you have relied upon to express this opinion on GST audit. So proper record keeping of all the audit findings, all the checklist, all the documents watched by you, scrutinized by you, all the findings and all the documents reviewed by you. You should document it, and it will help you in the, for the opinion, expressing the opinion on audit. Next, identify the unexplored compliance verification parameters. We should identify what are the compliance requirement in the GST audit for a particular SEC. Compliance requirements say according to their turnover, whether he is required to file monthly return or a quarterly return. A quarterly return or monthly return, whether it is has been complied. E-way bill compliance is required, whether he has complied with e-way bill requirement. All the books of accounts required to be maintained in the GST law, whether he has maintained it or not. Apart from that, the timely filing of returns, timely payment of taxes, interest, with the long-term debate on the interest already there, whether interest has been discharged or not. Gross or net is a subject to we can analyze case to case basis, but I recommend the net liability, net interest will be paid on net liability only. So these are the parameters we should verify, the compliance verification parameters, where all the areas need to be covered under GST. Now, broadly in the GST law, there are three types of audit as there. One is the audit by CA or chartered accountant or a cost accountant under section 35 subsection 5, read with 44 subsection 2. Apart from that, there is second level of audit, that is section 65, the audit by tax authorities, the GST department. We can say that departmental audit under section 65. And the third degree of audit is special audit. A special audit can be initiated by a department through an qualified chartered accountant or a cost accountant. So in the case of special audit, departmental can take a help of a professional to conduct or investigate in particular audit and give his report to department as a special auditor. So a very good scope for the professionals who are having a specialization in GST and day-to-day practice in GST, that they can enter into special audit and can help department also to raise the revenue which is identified in the course of special audit. And the purpose of special audit is that we can department can take the experience and the expertise of the professional to for the interest of revenue. So special audit is another greater scope for professionals specializing in GST. Section 35, now let's discuss the provision of section 35 subsection 5, audit. Every registered person whose turnover during a financial year
Basically, what is this every registered person? What I am starting in starting have mentioned, the word used is very important, the registered person. Audit can be done of only a registered person. If any person who is required to get registered under GST but does not taken any registration under GST is not subject to audit under section 35 subsection 5. So every registered person whose turnover during the financial year exceed prescribed limit shall get his accounts audited by a chartered accountant or a cost accountant. So यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है कि फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट का इनकम टैक्स आप भर रहे हैं, उसका टर्नओवर 80 lakhs है, बस ही हैज नॉट टेकन जीएसटी रजिस्ट्रेशंस, तो इस केस में तो ऑडिट की आपको ऐसी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कि यहाँ जो टर्नओवर की बात है, यहाँ पर जो ऑडिट के लिए फाइनेंशियल 18-19 का जो टर्नओवर की रिक्वायरमेंट है वो है 5 करोड़। इससे एग्जांपल की कोई एसएससी है जिसका टर्नओवर 7 करोड़ था, पर उन्होंने जीएसटी ऑडिट नहीं क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या बोलते हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया। जब हमने पूछा कि क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, उन्होंने कहा कि जो हमारा मेजर आइटम्स है 95% गुड्स है वो इट इज अंडर एग्जाम्प्ट कैटेगरी। बट वी नो the word used here is aggregate turnover. So aggregate turnover में अगर आपका 1 रुपए का भी टर्नओवर टैक्सेबल है और एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में आप 5 करोड़ एक्सीड करते हैं, तो you have to require to get his your audited accounts audited as per section 35 subsection 5. So अगर उस केस में उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो भी उनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट आएगी। So registered person whose turnover during the financial year exceeds the prescribed limit shall get his accounts audited by a chartered accountant or a cost accountant. So though the two professionals has been empowered, only chartered accountant or a cost accountant can audit under GST law, and shall submit a copy of audited annual accounts, the reconciliation statement of section 44, and such other documents, such form and manner as may be prescribed. So audit we have GSTR 9C. GSTR 9 is the annual return. GSTR 9 is the audit. What we can say, reconciliation statement prepared and made by a chartered accountant or a cost accountant. इसमें एक स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट हुआ था बीच में, इफेक्टिव फ्रॉम 1 फरवरी 2019, दैट किसको एग्जेम्पशन है इस ऑडिट के प्रोविजंस के लिए, दैट नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी डिपार्टमेंट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी whose books of accounts are subject to audit by CAG of India, and auditor appointed for auditing the accounts of local authority under any other law for time being in force. So जो persons अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डील करते हैं, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसका ऑडिट CAG करता है, या फिर लोकल अथॉरिटी से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसका लोकल अथॉरिटीज अपने ऑडिटर अपॉइंट करती है, तो उस केसेस में आपको जीएसटी ऑडिट से एग्जेम्पशन दिया गया है, जीएसटी ऑडिट की रिक्वायरमेंट से बाहर रखा गया है। ये एक बेसिक प्रोविजन था आपका जीएसटी ऑडिट को लेके, जहां पर हम सीए के पर्सपेक्टिव से जीएसटी ऑडिट कवर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम सेकंड लेवल ऑफ ऑडिट की बात करते हैं वो है डिपार्टमेंटल ऑडिट, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी। सो ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेते हैं और वी विल फोकस ऑन विजुअली ऑन द क्या बोलते हैं टेस्ट चेकलिस्ट फॉर द ऑडिट लेटर ऑन। The commissioner of any officer authorized by him by way of a general or specific order may undertake audit of any registered person. I repeat once again, here also it talks about a registered person. So departmental audit under section 65 can also be done of a registered person only if any person who is required to get is registered under GST but has not taken registration, then departmental audit cannot be conducted as per the provision of section 65, because it clearly specified that audit can be done of a registered person only for such period, at such frequency, in such manner as may be prescribed. So commissioner or any other officer authorized by him by way of general or specific order can conduct an audit. The officer referred to in subsection 1 may conduct audit at the place of business of the registered person or in their office. So यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है, ये जो ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज हैं, ये 17-18 के लिए बहुत रिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि 17-18 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके लिए अभी डिपार्टमेंटल ऑडिट इनिशिएट हो चुकी है सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट्स ने भी चालू कर दिया है कुछ स्टेट्स में, तो इसकी रिलेवेंस आपको 17-18 के पीरियड के लिए काम आएगी। सो यहाँ अपने को देखना है कि किस तरीके से वो कंडक्ट कर सकते हैं और सेक्शन 65 किस तरीके से डिपार्टमेंट को एम्पावर करता है। The officer referred to in subsection 1 may conduct audit at the place of business of the registered person or in their office. So here option has been given
to an officer कि he can conduct audit in his own office, that is GST departmental office, or a place he can visit a place of business of a registered person whose books of account is subject to audit under section 65. The registered person shall be informed by way of notice not less than 15 working days prior to conduct audit in such manner as may be prescribed. So ये हमको जरूरी है कि जो भी क्लाइंट एसएससी का हमारा 17-18 का डिपार्टमेंट ऑडिट करना चाहता है, he must be served 15 working days notice in advance that department will conduct audit of that SSC. Apart from that, section 65(4) prescribe the commencement of audit and time limit to be time limit for conducting an audit. The audit under subsection 1 shall be completed within period of 3 months from the date of commencement of audit. So very important. The audit by tax authority in the previous law is without a time limit. So it goes on 1 year, 2 year, 3 year. But what what the GST has done, it has also prescribed a time limit within which the department also complete his audit and and submit his report to SSC. तो ऑडिट में यहाँ पे जो टाइम लिमिट है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट. नाउ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट इज आल्सो डिफाइंड इन द एक्सप्लेनेशन गिवन बिलो. वी विल डिस्कस एंड हैव अ एग्जांपल ऑन सेम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट. तो यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि ऑडिट में हम जो देख रहे हैं कि ऑडिट अंडर सबसेक्शन 1 3 months फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट. तो एक बार जब ऑडिट इनिशिएट हो जाती है तो वो 3 महीने के अंदर डिपार्टमेंट को कंक्लूड करना ही पड़ेगा. Moving forward, provided where the commissioner is satisfied that audit in respect of such registered person cannot be completed within 3 months, he may, for the reasons to be recorded in writing, extend the period by a further period not exceeding 6 months. So अगर ये 3 महीने का टाइम लिमिट सफिशिएंट नहीं लगता, so for reason to be recorded in writing, क्यों हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, किस कारण से हम 3 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाए, and nature of complexities involved in the audit और साइज ऑफ द एसएससी वी आर ऑडिटिंग. सो उसको ध्यान में रखते हुए ये जो टाइम लिमिट है 3 months की, इसको फर्दर एक्सटेंड किया सकता है 6 months. तो ओवरऑल 9 month टाइम कैन बी टेकन फॉर डिपार्टमेंट टू कंडक्ट एन ऑडिट अंडर सेक्शन 65. For the purpose of this section, the explanation commencement of audit shall mean date on which the records and other document called by the tax authority are made available by the registered person or the actual institution of audit at the place of business, whichever is later. Clearly, read it clearly, whichever is later. So 2 points इसमें कवर किया कि ये डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट किसको बोलेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज जब डिपार्टमेंट के ऑफिसर आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हैं और आप उनको अवेलेबल करा रहे हैं वो पॉइंट वो पर्टिकुलर डेट. और सेकंड, द एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस, आपके यहाँ वो विजिट करते हैं, whichever is later. तो ये दोनों में जो लेटर डेट है इट इज अ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट. तो यहां से ये माना जाएगा कि ऑडिट कमेंस हो चुकी है. अब केस स्टडी देखते हैं. नोटिस फॉर द ऑडिट वाज सर्व टू मिसेस एबीसी लिमिटेड ऑन 22/2020. आप जो भी ऑडियंस है हो सकता है इंटरेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन आप साथ साथ में इस क्वेश्चन को सर्व करते करते अपना आंसर भी शेयर कर सकते हैं. जिस प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को. यूट्यूब में तो आप वहां कमेंट भी कर सकते हैं, फेसबुक में है तो अभी आप वहां कमेंट कर सकते हैं. तो नोटिस फॉर द ऑडिट वाज सर्व टू मिसेस एबीसी लिमिटेड ऑन 20 फरवरी 2020. Required to information was given to by Mrs. ABC Limited on 25/5/2020. तो जो डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट ने मांगा तो एबीसी लिमिटेड ने 25 मई 2020 को उसको सबमिट कर दिया. द ऑडिट ऑफिसर विजिटेड द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन 26/6/2020. Now what is the last date which is within which the audit is to be completed? So ये क्वेश्चन है मेरा. तो सबसे पहले हमने प्रीवियस प्रोविजन में क्या पढ़ा था, फिर से एक रिकॉल करते हैं कि ऑडिट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट. और कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट को प्रिस्क्राइब किया था डेट ऑन विच इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हैज बीन सबमिटेड बाय द एसएससी. सेकंड, डेट ऑन विच प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द एसएससी इज विजिटेड बाय ऑफिसर विच एवर इज लेटर. वो डेट होगी कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट और वहां से 3 months वी हैव टू काउंट एंड 3 months के अंदर हमको उनको कंक्लूड करना है डिपार्टमेंट को ऑडिट को. तो यहाँ पर देखेंगे हम कि जो ऑडिट है वहां पर व्हाट इज द लास्ट डेट विद इन विच ऑडिट कंप्लीट करना है. तो कहां से काउंट करेंगे तो देखते हैं आगे.
So it will be 3 months from 26/6/2020, that is 25/5/2020 or 26/6/2020, whichever is later. So 26/6/2020, the date on which department has visited is a later date. So we have to count 3 months from 26/6/2020, or the period can further extended for 6 months. So the extended period will be 25/3/2021. सो दिस इज कि ये बता रहा है कि डिपार्टमेंट को ऑडिट में अपने टाइम लिमिट के अंदर कंक्लूड करना पड़ेगा. आगे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑथराइज ऑफिसर मे रिक्वायर द रजिस्टर्ड पर्सन to afford him necessary facility to verify the books of account or the document as he may require, to furnish such information as he may require, render assistance for timely completion of audit. Apart from that, on conclusion of audit, the proper officer shall within 30 days inform the registered person whose records are audit about the findings, his rights and obligation, reason for such finding. So we should जब डिपार्टमेंट अपना ऑडिट कंक्लूड करेंगे तो उसके 30 दिन के अंदर उनको अपने फाइंडिंग्स को आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि what are the findings, what are the rights and obligation, and what are the supporting or reasons for such finding. Now you can counter that reason if it not found reasonable. Where the audit conducted under section 1 subsection 1 result in detection of tax not paid, short paid, erroneously refunded, or ITC credit wrongly availed or utilized, the proper officer may initiate action under section 73 or 74. So अगर ऑडिट अंडर सेक्शन 65 डिपार्टमेंट करता है और उससे जो फाइंडिंग होती है, जो आउटकम निकलता है, वो इन चारों में से एक निकलता है क्या, या डिटेक्शन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड, और रिफंड रॉन्गली इरोनियसली क्लेम, और ITC wrongly availed or utilized. So इस cases में department can initiate action under section 73 or 74. Now what is section 73 and 74 under GST Act? Section 73 is determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or ITC wrongly availed or utilized for reason other than fraud or willful misstatement or suppression of fact. तो जहां पर आपका malefied intention involved नहीं है, तो you will be compelled to compute tax liability under section 73. Tax determination shall be done under section 73 where reason other than fraud is involved, there is no willful misstatement involved. Now if the reason of fraud or willful misstatement is involved, now determination of tax shall be done under section 74. तो ऑडिट फाइंडिंग में अगर ये आइडेंटिफाई होता है कि ये चारों में से कुछ चीजें होती है कि जहां पर टैक्स शॉर्ट पेड है या रॉन्ग पेड है, रॉन्गली रिफंड क्लेम है, ITC रॉन्गली अवेल्ड है या यूटिलाइज्ड है, तो और फ्रॉड इन्वॉल्व है, तो यू विल बी इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 74. डिटर्मिनेशन विल बी डन अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74. इफ क्या बोलते हैं फ्रॉड नॉट इन्वॉल्व is a क्या बोलते हैं is a error done by the SEC, no willful misstatement or suppression of fact, तो 73 के हिसाब से डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी होगी. Now covering the aspect of CGST rules for the audit. The period of audit to conduct under subsection 1 of section 65 shall be financial year or multiple thereof. So department can audit for a particular year, month, particular year or any part thereof. तो multiple years को भी department cover कर सकता है during the course of audit. When it is decided to undertake the audit of a registered person, the provision of section 65, the proper officer shall issue a notice in form GST ADT1 in accordance with the provision of subsection 3 of the said section. So जो requirement थी section 65 की कि proper officer has to give a notice 15 days notice before conduct an audit. So ये GST ADT1 में आपको देना पड़ेगा. Now, the proper officer authorized to conduct audit in the records and books of account registered person shall, within assistance of team of officer accompanying him, verify the account document on the basis of which books of account are maintained, and the written statement furnished under this provision of the Act and rules made thereunder, the correctness of turnover, exemption, deduction claim, and rate of tax applied. So all the जो basic requirements थी audit की, वो उनको भी वहाँ भी department भी आपका scrutinize करेगा. The proper officer may inform the registered person of the discrepancies notice, if any, as observed in the audit, and the state person may file his reply. The proper officer shall finalize the finding of the audit after due consideration of the reply furnished. So जो section 65 में requirement थी कि डिपार्टमेंट जब भी ऑडिट कंक्लूड करेगा तो जो उनकी ऑडिट फाइंडिंग्स है वो आपको सबमिट करेगा. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रीजन फॉर सच फाइंडिंग, यू कैन काउंटर दैट रीजन और जस्टिफिकेशन फॉर दैट रीजन, एंड डिपार्टमेंट हैज टू कंसीडर द कंसीडरेशन रिप्लाई फर्निश्ड बाय यू फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ दैट ऑडिट. On conclusion of the audit, the proper official shall inform the finding of audit, each person according to the provision of this.
फॉर्म, और इसका जो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है वो है जीएसटी एडीटी 2. Now, it any now apart from that departmental audit, now we are moving ahead to third level of audit, that is a special audit. Let's discuss the provision of special audit under section 66. A huge opportunity for the professionals who are specialization under GST. Special audit. If any stage of scrutiny, inquiry, investigation, or any other proceedings before him, any officer not below the rank of assistant commissioner, having regard to the nature and the complexity of the case and the interest of revenue, is of opinion that the value has been correctly declared, not been correctly declared, or the credit available is not within the normal limit, he may, with the prior approval of the commissioner, any assistant commissioner with the prior approval of commissioner, direct such registered person. Now, registered person की ही special audit हो सकती है by a communication in writing to get his records, including books of accounts, examined and audited by a chartered accountant or a cost accountant as may be nominated by the commissioner. सो ये स्पेशल ऑडिट का प्रोविजन है जहां पर डिपार्टमेंट किसी भी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग में अगर ये आइडेंटिफाई करते हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर कि जो नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस है वो ह्यूज है और इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू के लिए बेटर रहेगा कि हम किसी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट जो स्पेशलाइज है, एक्सपर्ट है इस फील्ड में जीएसटी ऑडिट के, तो उनकी हेल्प ले ले, तो विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर कैन इनिशिएट ऑडिट by a chartered accountant or a cost accountant as may be nominated by commissioner of GST. The chartered accountant or cost accountant so nominated shall within period of 90 days shall submit a report of such audit duly signed and certified by him to said assistant commissioner, mentioning therein such other particular as may be prescribed. Now, so in this case, we have to submit our audit report to the assistant commissioner who is appointed on with the prior approval of commissioner. Provided assistant commissioner may on application made to him in this behalf by the registered person or chartered accountant or cost accountant, he can further extend this period for the period of 90 days. So आप जो टाइम लिमिट थी यहाँ पर, जो टाइम लिमिट जो प्रिस्क्राइब थी तो यहाँ 90 डेज की टाइम लिमिट थी, कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू अनदर 90 डेज. तो इट कैन बी मैक्सिमम 180 days to conduct the audit by a chartered accountant and cost accountant under section 66 of as a special auditor. The provides of section 1 shall have effect notwithstanding that the accounts of registered person have been audited under any other provisions of the act or other rules for time being in force. So अगर नॉर्मल ऑडिट इस 35 सबसेक्शन 5 में भी अगर ऑडिट हुआ है या डिपार्टमेंटल ऑडिट इनिशिएट हो चुका है तो वो प्रोविजंस को इग्नोर करते हुए 66 का ऑडिट उसके बाद भी किया जा सकता है. So to start with, notwithstanding anything contained in any other provision of the act. So department special audit can be done of any SSC who's already audited under any other provision of the act also. There is any other law for time being in forward also. Even income tax audit तो other audits भी हुई होगी तो उसका भी section 66 has a overriding effect. The registered person shall be given an opportunity of being heard in respect of any material gathered on the basis of special audit which is proposed to be used in any proceeding against him under this act or rules made thereunder. So जो भी findings होगी उसकी opportunity of being heard दिया जाएगा, सुनने का मौका दिया जाएगा जिसका हम special audit कर रहे हैं. The expense and of the examination of audit, including remuneration of CA or cost accountant, shall be determined and paid by the commissioner, and such determination shall be final. तो जो फीस रहेगी, जो ऑडिटर रहेगा उसकी फीस, जो स्पेशल ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसकी फीस डिपार्टमेंट बियर करेगी. तो द स्पेशल ऑडिट कंडक्टेड अंडर सबसेक्शन 1 रिजल्ट इन डिटेक्शन ऑफ टैक्स. अब नाउ जिस तरीके से हम सेक्शन 65 में डिपार्टमेंटल ऑडिट में देख रहे थे कि कंक्लूजन इस तरीके से निकला, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स erroneously refunded, ITC wrongly availed और claim so या utilize, तो हम फिर से यहाँ पर दो जगह पे एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी कर सकते हैं, सेक्शन 73 और सेक्शन 74. तो 73 जहां फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट इन्वॉल्व नहीं है और जहां पर फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट इन्वॉल्व है सेक्शन 74. तो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स शैल बी डन एज पर द 73 74 एज द केस में बी. रूल्स तो यहाँ प्रिस्क्राइब्ड है रूल 102 फॉर स्पेशल ऑडिट. The special audit is required to be conducted in accordance with the provision of section 63. The proper officer referred in this section shall issue direction in form GST ADT 3 to registered person to get his accounts audited. तो ये फॉर्म प्रिस्क्राइब है फॉर्म GST ADT 03 और जो कंक्लूजन ऑफ स्पेशल ऑडिट रहेगा वो जिसको रिपोर्ट करना है वो हैगा फॉर्म GST ADT 04.
नाउ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर हम ऑडिट नहीं कराते, नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑडिट अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 5, जो कंपल्सरी ऑडिट है, for 17-18 the turnover is 2 crore, for 18-19 the turnover is 5 crore. So 5 crore के beyond जिसका aggregate turnover है for PAN based and should be counted for PAN based. If you have multiple registration in multiple states, तो on under single PAN, तो aggregate turnover shall be computed for PAN based, not on registration based. तो पैन नंबर के हिसाब से अगर आपका रजिस्ट्रेशन 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो रहा है तो आपको 18-19 का ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर टाइम लिमिट के अंदर आप ऑडिट नहीं कर सकते हैं तो देयर इज नो स्पेसिफिक पेनल्टी, बट देयर इज जनरल पेनल्टी अंडर सेक्शन 125, 25,000 under CGST law and similarly under SGST law, and delay filing of return 100 per day under CGST law and also SGST law. So we can say a penalty, general penalty can be charged under section 125, that is 25,000 under SGST law and 25,000 under CGST law. So general penalty can only be levied and though no other liability has been prescribed for non-compliance of compulsory audit under section 35 subsection 5. So these are the basic legal provisions of audit under GST law. Broadly, let's review, then we will proceed for let's review what are the audit, then we will proceed to checklist for GST audit. So we have discussed three types of audit, where one is the audit by chartered accountant or cost accountant, that is compulsory audit under section 35 subsection 5. Next we have moved to departmental audit, the section 65, audit by tax authority. Next audit is a special audit, section 66 audit, it is a special audit by assistant commissioner with prior approval of commissioner by through cost accountant or a chartered accountant, as the case may be, as nominated by the commissioner of GST. So they basically, these are the overall provisions of GST audit in the GST law. Now moving forward, now let's look after the provisions of audit checklist. Hello, sir. 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 So we have only one question. So whether सर ऑडिट, अभी ऑडिट चेकलिस्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन ले लें। हाँ, क्वेश्चन ही डिस्प्ले कर रहा हूँ। Whether GST assessment is going for faceless assessment? सर अभी तक प्रोविजन प्रिस्क्राइब नहीं है इसके लिए, तो फेस टू फेस असेसमेंट ही होगा वे। और फेसलेस असेसमेंट जहां तक मेरे समझ में आ रहा है अभी तक इसमें बात तो नहीं हुई है। नहीं विशाल जी, फेसलेस असेसमेंट अभी तक जहां बातचीत हो रही है दैट इज ओनली इन द इनकम टैक्स लॉस, राइट। और कस्टम्स में कल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, कल परसों ही आया है। सो कस्टम्स में भी आ गया फेसलेस, इसमें भी आ जाएगा सर। पहले ये देखो जितना हमें 5 से 10 साल में टेक्नोलॉजी में ग्रो करना था ना, थैंक्स टू कोरोना पिछले 5 महीने में ग्रो कर गए। राइट। अगर मैं आपसे 1 साल पहले या 1.5 साल पहले कहता कि सर एक वेबिनार करना है, तो हो सकता है विकास जी भी मना कर देते, बोले क्या करना है वेबिनार करके, सेमिनार में बिजी हूं मैं। तो सही बात। इनफैक्ट मुझसे भी बहुत लोगों ने कहा कि सर यूट्यूब पर कुछ कर लीजिए, तो मैं उनसे कहता यार यूट्यूब कौन कर रहा है, सामने फेस टू फेस करते हैं। सो दैट इज वे टेक्नोलॉजी हैज चेंज। सो यस, वी माइट सी assessments faceless, but they are still not prescribed. Right. And this is what is the time limit for refund claim? So now this time limit is you have to apply within 2 years, और कुछ केसेस में 18 months भी है, कुछ केसेस में 18 months भी है। रिफंड पर एक डिटेल डिस्कशन हम कभी कर लेंगे। और अब तो मर्जर ऑफ मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर का भी एक साल ले सकते हैं। सो दैट इज अनदर थिंग। राइट। रिफंड आई वुड टेक अ सेपरेट डिस्कशन सम टाइम। तो आप ऑडिट चेकलिस्ट शेयर कीजिए सर। सर, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, our main topic for the day, the audit checklist which will help all the chartered accountant or professionals in conducting the audit for financial year 18-19. So let's start.
Basically, during the course of audit, what are the documents we have to review, and the most important document will be the doc. स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे, इसमें कोई स्क्रीन शेयर Sir, नहीं है। sir, wait a minute. सब दिख रहे हैं? यस सर। Sir. राइट। सबसे पहले जो हम सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर स्टार्टिंग एन ऑडिट, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द एसएससी. So first of all, we have to review the number of registration taken by the SSC. So कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होती है एसएससी के, और हमको वो 2 रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स देता है, प्रोवाइड करता है. तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन टेकन बाय द एसएससी. इट कैन बी क्रॉस चेक फ्रॉम द कहते हैं पोर्टल आल्सो. ऑन द बेसिस ऑफ पैन बेस्ड सर्च वी कैन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन टेकन बाय द एसएससी. So first we have to review the number of registration. It can help you to whether the requirement of or GST audit is not required or not in the case. We can identify it from here. Next is the effective date of registration. The date of registration is also very important because all जो ITC benefits जो मिलेगा, जो input tax credit आपको मिलेगा, वो on the basis of date of registration ही मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई मटेरियल परचेज किया या कोई कैपिटल एसेट परचेज किया और 3 महीने बाद आप कोई रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो वो जो आईटीसी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. बस एक रिलैक्सेशन दिया गया है 30 डेज का, कि जहां पर आपको जिस दिन रिक्वायरमेंट होती है रजिस्ट्रेशन की, अगर 1 महीने के बाद के अंदर 30 डेज के अंदर आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं, तो यू कैन टेक आईटीसी ऑफ प्रीवियस 30 डेज. तो जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन लिया है उससे 30 डेज पहले का भी आईटीसी ले सकते हैं. लेकिन आई विल सजेस्ट that you have to take registration as early as possible when you have to take a ITC of any capital asset or a big asset having some huge amount of ITC involved. So in the case of generally in the case of manufacturing sector, huge investment is made upfront. So capital assets has been purchased from upfront. So date of registration is very important for such cases. So date of registration is key to take ITC, input tax credit. In the previous law, there's a lot of litigations going on when the SSC has not taken registration. When department caught them, they say ITC should also be accrued to them because provision is not clear whether कि जब registration होगा उसी को registered person को ही ITC का benefit मिलेगा. लेकिन यहाँ जीएसटी के प्रोविजंस क्लियर हैं कि ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन गेट आईटीसी बेनिफिट. तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मस्ट बी चेक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. नेक्स्ट, एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस. व्हाट आर द एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर्ड बाय द एसएससी, और अगर डिक्लेयर नहीं किया है और एक्चुअल में है by going through the books of accounts and the stock taking of the SSC, so we have to identify and report the additional place whether disclosed in the registration certificate or not. नेक्स्ट, गुड्स सर्विसेज फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वी हैव टू मेंशन द गुड्स और सर्विसेज, टॉप 5 गुड्स और टॉप 5 सर्विसेज फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन टेकन. We should take whether all the goods and services which we are dealing in are covered on that or not. रजिस्ट्रेशन एज अ टैक्स पेयर और टैक्स डिडक्टर, जो उन्होंने जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस टैक्स पेयर के रूप में हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं, लेकिन कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जहां पर एज अ टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट भी है और एज अ टैक्स डिडक्टर रजिस्ट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट भी है. तो यहाँ पर हम जब ऑडिट करें तो अगर किसी पीएसयू का, तो ये भी ध्यान रखें कि जो हम रजिस्ट्रेशन का ऑडिट कर रहे हैं एज अ रजिस्ट्रेशन एज अ टैक्स पेयर है कि टैक्स डिडक्टर है. कंपोजिशन और रेगुलर टैक्सेबल पर्सन, जनरली जो ऑडिट की रिक्वायरमेंट है वो है रेगुलर टैक्सेबल पर्सन की केस में, तो ये कंपोजिशन की जो लिमिट है 1.5 करोड़. तो रजिस्ट्रेशन जो ऑब्टेन किया गया है वो रेगुलर टैक्सेबल पर्सन के रूप में ऑब्टेन किया है कि नहीं किया है, इट शुड आल्सो बी चेक्ड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओनली. माइग्रेशन कंपोजिशन टू रेगुलर और वाइस वर्सा कैन आल्सो बी सीन. अगर उसका टर्नओवर कंपोजिशन स्कीम में उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया था, लेटर ऑन टर्नओवर इंक्रीज हुआ और वो जो रेगुलर में स्कीम में शिफ्ट हो गए, तो फ्रॉम द डेट ही हैज शिफ्टेड टू रेगुलर, वहां से अभी तक के जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा वहां तक के उनका ऑडिट होगा. अगर उनका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर अंडर सिंगल पैन क्रॉसेस 5 करोड़, तो ये एक रिक्वायरमेंट है. तो ये जो बेसिक चीजें हैं जो हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से चेक कर सकते हैं. तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज अ वेरी की एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू स्टार्ट एनी ऑडिट.
Details of the partner director which are whether updated up to date or not. Place of supply. Next, moving forward, प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सबसे पहले हमने जब किसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमने किया तो एक ओवरऑल हमको आइडिया मिल गया कि व्हाट आर द बिजनेस सेगमेंट द एसएससी इज सर्विसिंग एंड व्हाट आर द क्या बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्लेसेस वेयर रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो एक हमको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो क्लाइंट किस टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, now we have to aggregate cover entire financial statement of the under audit, whether it is a profit and loss account or a balance sheet। so entire prospect को cover करने के लिए हम step by step आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम start करते हैं sales और outward supply, that is credit side of trading or profit and loss account or a manufacturing account। so outward supply, so what are the things which have to see under outward supply, and we have to scrutinize every transaction of outward supply। first, place of supply to determine interstate or an intrastate transaction। so every transaction we have to identify list of the transactions taken during the course of the audit, what are the transaction during the financial year entered by the SSC, what are the place of supply for such transaction, or whether tax liability has been discharged on the basis of place of supply or not। say for particular transaction place of supply is Odisha and the supplier is registered, our SSC is registered under Chhattisgarh। now place of supply interstate, so IGST billing has to be done, so we have to check whether IGST liability has been discharged or not। so we have to list out the, for example, aggregate turnover of the SSC is 7 crore, what is the turnover interstate, what is the turnover of intrastate, and whether liability as per the place of supply provision, whether liability has been discharged under IGST or CGST SGST head properly or not। so first of all we have to check and ensure this। next, what are the HSN code or SSC code to determine the GST rates applicable। सो वी हैव जो हमने गुड्स और सर्विसेज स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में हमने देखा था, या जो गुड्स और सर्विसेज में वो एसएससी डील कर रहा है उसके एचएसएन कोड क्या है और उसका रेट ऑफ लेट, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज द रेट एप्लीकेबल ऑन दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। सो 5, 12, 18, 28 etc। further, apart from that rate, any notification which has effective from the mid of the year which has changed the rate, फॉर एग्जाम्पल कि कोई कमोडिटी पे 18% था, वो साल के दौरान 12% हो गया, तो वी हैव टू प्रोराटा बेसिस में डेट इफेक्टिव डेट ऑफ नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए उसके पहले के पीरियड में तो प्रीवियस रेट एप्लीकेबल होगा वो लगाना पड़ेगा, और उस नोटिफिकेशन के बाद से जो नया रेट है, रिवाइज रेट है, उस पर एप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो से फॉर पर्टिकुलर कमोडिटी अप्रैल 2018 से लेके मार्च फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स तक के उसका जो रेट था वो 18% था। नाउ नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन ने उसके आगे के रेट को इफेक्टिव कर दिया 12%। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द टैक्स लायबिलिटी, वी हैव टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन और एचएसएन कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी और गुड्स और सर्विसेज व्हिच आर एसएससी इज डीलिंग इन। टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन द पीरियड ऑफ लायबिलिटी। तो टाइम ऑफ सप्लाई जो प्रोविजंस है जो बताता है कि हमको अपनी लायबिलिटी का डिस्चार्ज कब करना है। तो एवरी केस लॉ हैज प्रिस्क्राइब्ड time of supply provision for various transactions whether for services or goods। for example goods के केस में ये प्रोविजन है कि जहां पर हम जिस दिन माल डिलीवर करते हैं या पेमेंट रिसीव होता है, whichever is earlier is a time of supply के हिसाब से वो लायबिलिटी अराइज हो जाती है। तो whichever is earlier is a time of supply and the which is the time of supply, उस केस में आपको उस मंथ में ही आपको लायबिलिटी का डिस्चार्ज करना है। तो वी हैव टू चेक whether what is the transaction। कई केसेस में हमने देखते हैं कि हम गुड्स सप्लाई कर दिए, इनवॉइसेस गुड्स सप्लाई हो गया, पेमेंट रिसीव नहीं हुई और हम उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हैं 3 मंथ्स बाद जब हमको पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन का हम ब्रीच कर रहे हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन बोलता है कि जिस दिन गुड्स सप्लाई हुआ था उस दिन और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट whichever is earlier is the date of time of supply। तो उस मंथ में आपको टाइम लायबिलिटी डिस्चार्ज करना है। और वाइस वर्सा केस हो सकता है जहां पर हमको पेमेंट एडवांस में मिल गई से 1 करोड़ और हम 3-4 महीने बाद गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो जिस दिन हमको एडवांस मिलती है उस दिन हमको जीएसटी लायबिलिटी का डिस्चार्ज करना है ऑन एडवांस आल्सो। सो टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए हमको लायबिलिटी डिस्चार्ज हुई है कि नहीं हुई है ये चेक करना है। सेल बाय कंपोजिट और मिक्स सप्लाई डिटरमाइन द रेट ऑफ टैक्स। तो अगर कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है, जो एसएससी जिस गुड्स में सर्विसेज में डील कर रहा है whether goods or services or any combination thereof, so whether it is a composite supply or a mixed supply,
अगर कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई मतलब जहाँ कोई गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन दे रहा हो इज नेचुरली बंडल्ड supply in the normal course of business, and one component is a principal supply. So in this case, so we have to apply the entire transaction and the entire bundle of goods or services in a rate applicable on principal goods or services. तो अगर कोई ऐसा नेचुरली बंडल्ड कोई गुड्स और सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल कि हम लैपटॉप सप्लाई कर रहे हैं विद बैग, लैपटॉप बैग, सो ना प्रिंसिपल सप्लाई इज अ लैपटॉप और ये नेचुरली बंडल्ड है, तो जो रेट एप्लीकेबल होगा लैपटॉप पे इट इज एप्लीकेबल ऑन बैग ऑल्सो. Or in the case of mixed supply where the goods or commodities or services are not naturally bundled but supplied together as a gift wrapper or a parcel, तो एक साथ कोई सप्लाई कर रहे हैं हम, तो इस केस में जो हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल होगा इट विल बी एप्लीकेबल ऑन एंटायर ट्रांजैक्शन ऑफ मिक्स सप्लाई. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस whether it is a composite supply or a mixed supply. तो composite supply के केस में पूरे ट्रांजैक्शन पे जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका रेट एप्लीकेबल हुआ कि नहीं, और फिर इट इज अ मिक्स सप्लाई ट्रांजैक्शन तो हाईएस्ट रेट जिस कमोडिटी पे एप्लीकेबल होता है उस पूरे ट्रांजैक्शन पे वो एप्लीकेबल हुआ कि नहीं, irrespective of the quantity of the commodity supplied. Next, moving forward, advance receipt versus date of billing. We have to cross verify the bank statement or date of billing from the billing register or billing book maintained by the SSC. So जो date of billing हमको चेक करना है, उसका पैसा इसके अगेंस्ट में कब मिला उसको चेक करना है. डिटरमाइन द वेदर टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन के हिसाब से लायबिलिटी डिस्चार्ज हुई है कि नहीं हुई है. इवन वी हैव टू चेक द जीएसटी टीडीएस प्रोविजन ऑल्सो. कई केसेस में जीएसटी टीडीएस और इनकम टैक्स टीडीएस हम देखते हैं कट गया है, एसएससी को पेमेंट मिल गया है लेकिन उन्होंने लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं किया. तो एडवांस रिसीट और डेट ऑफ बिलिंग को हमको ये चेक करना है कि लायबिलिटी डिस्चार्ज विच एवर इज अर्लियर मोड जो टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस है उसके हिसाब से हुई है कि नहीं हुई है. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन ऑन जीएसटी रेट्स. तो जितने भी हमको ये सबसे पहले तो लिस्ट आउट भी करना बहुत जरूरी है कि फॉर एग्जांपल जो कमोडिटीज में जिस एसएससी का हम ऑडिट कर रहे हैं, जिस गुड्स और सर्विसेज में वो डील करता है, तो वी हैव टू लिस्ट आउट ऑल द नोटिफिकेशन इफेक्टिव ऑन दैट कमोडिटी having effect of changing the rate of that commodity or valuation of that goods or services supplied. So all the notification we have to list out for before conducting an audit of an SSC dealing in particular goods or services. So according to that notification, we have to determine the liability as per valuation or rate applicable on that goods for period covered under GST audit. Now, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट अगेंस्ट सेल्स. तो वो जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट ट्रांजैक्शंस दिया गया है, वेदर इट इज शुड बी इन अ टाइम लिमिट. जनरली जो टाइम लिमिट है कि जिस साल का डेबिट नोट क्रेडिट नोट दिया है वो उस फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने तक के आप उसको दे सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल 18-19 का जो लास्ट हो सकता है वो होगा आपका 30 सितंबर 2019. तो नौ उसके बाद आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते. तो प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू हुआ है कि नहीं, वेदर इट इज अ कॉमर्शियल क्रेडिट नोट. तो कॉमर्शियल क्रेडिट नोट के केस में जनरली क्या होता है कि जीएसटी को हम जीएसटी लायबिलिटी को कंसीडर नहीं करते, लेकिन अगर नॉर्मल जीएसटी के अंदर क्रेडिट नोट है तो उस केस में हमको जीएसटी के साथ में क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करते हैं. तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का प्रॉपरली इसका रिपोर्टिंग हुई है कि नहीं ये हमको चेक करना है. अदर इनकम इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट टू जीएसटी. तो जनरली हम 18-19 का हम जब इसका ऑडिट करेंगे तो ऑलरेडी उसका इनकम टैक्स में कंपनी लॉ एक्ट में उसका ऑडिट ऑलरेडी हो चुका होगा. तो वी हैव टू कंसीडर द अदर इनकम्स व्हिच आर नॉट ऑन व्हिच लायबिलिटी हैज नॉट बीन डिस्चार्ज. फॉर एग्जांपल हम किसी का ऑडिट कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर गुड्स पर डील करता है, लेकिन हम उस देखते हैं कि जब उसका प्रॉफिट एंड लॉस ऑडिट रिपोर्ट उसका देखते हैं इनकम टैक्स की और उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं ऑडिटेड, तो उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसको एक रिसिप्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल रेंटल इनकम फ्रॉम पर्टिकुलर लाइटिंग आउट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल कि उनकी बिल्डिंग के ऊपर में एक टावर इंस्टॉल्ड है, मोबाइल टावर, उससे उसको रेंटल रिसिप्ट हो रही है केवल टेलीकॉम कंपनी से. बिकॉज ही इज नॉट इन दिस बिजनेस, तो उन्होंने उस पर जीएसटी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं किया. But as we aware that it is subject to GST, that letting out of immovable property for commercial purpose. So we have to identify all the receipts, other incomes which is accruing to SSC which is subject to GST on which GST liability has not been discharged. तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अदर रिसिप्ट्स क्या है, whether it is subject to GST or not. अगर जीएसटी की लायबिलिटी आती है तो वी हैव टू पॉइंट आउट दैट इन आवर ऑडिट एंड व्हाट आर द एक्स्ट्रा लायबिलिटी व्हिच विल अराइज ड्यू टू दैट एडिशनल इनकम
not in which GST liability has not been discharged. डिस्काउंट स्कीम, अब डिस्काउंट्स के लिए प्रोविजंस है कि अगर जो डिस्काउंट आपको जीएसटी में अलाउड होगा कि नहीं होगा, तो जो भी डिस्काउंट है, जो उसके मैकेनिज्म है, अगर इट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और प्री नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो अगर जिस टाइम हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं उस टाइम ये डिस्काउंट स्कीम नोन है, आइडेंटिफाइड है, तो उस केस में अगर उसके संबंधित कोई भी डिस्काउंट दिया जाता है तो वो उसका जीएसटी बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन अगर कोई डिस्काउंट नोन नहीं है, हम उसको आफ्टर गुड्स सप्लाई होने के बाद हम कोई दे रहे हैं, डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो जीएसटी बेनिफिट आपको अप्रूव नहीं होगा, तो उसमें वो जीएसटी वैल्यूएशन के टाइम में आपको उसका डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। तो व्हाट आर द डिस्काउंट स्कीम अवेलेबल टू पर्टिकुलर जो गिवन बाय द एसएससी इन द टू हिज वेंडर्स, जो उनको जिसको गुड्स सप्लाई कर रहे हैं वो क्या क्या स्कीम उन्होंने ऑफर किया है उसको हमको चेक करना है, और ये डेट ऑफ स्कीम, व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द स्कीम, डेट ऑफ इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द स्कीम, ये हमको चेक करते हुए इसका वैसा जीएसटी बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको हमको कंसिडर करना रहेगा। ई वे बिल कंप्लायंस, तो जहां पर जैसे हम जो जनरल लॉ की रिक्वायरमेंट है कि 50,000 से ऊपर कोई भी गुड्स का आप मूवमेंट करते हैं तो यू हैव टू जनरेट अ ई वे बिल, so whether e-way bill compliance has been done by the SSC or not. If not done, we have to report on express opinion or qualification on our audit report that e-way bill compliance has not been done by the SSC or particular transaction or group of transactions. तो जो e-way bill compliance की requirement है जिस गुड्स पे जो सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशन गिवन अंडर ई वे बिल प्रोविजंस, तो उसको ध्यान में रखते हुए ई वे बिल प्रोविजन का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं ये हमको चेक करना है। फिर स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर को भी हमको एक बार रिव्यू करना है, तो कि स्टॉक रजिस्टर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है, वहां पर स्टॉक रजिस्टर के बारे में भी बोलता है। तो स्टॉक रजिस्टर को भी हमको एक देख के एक आइडिया हो जाएगा कि जो टर्नओवर उन्होंने डिक्लेयर किया है पता इट इज मैचिंग विद स्टॉक रजिस्टर ऑल्सो, तो जो गुड्स हम उसके आउटवर्ड सप्लाई के रूप में स्टॉक रजिस्टर में दिख रहे हैं पता इट इज मैचिंग विद जीएसटी टर्नओवर और नॉट। इफ देयर इज अ डिफरेंशिएशन वी हैव टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर सच डिफरेंस, कि कुछ किस कारण से ये डिफरेंस आ रहा है, तो वी हैव टू टेक अ नोट ऑफ द ऑल द डिफरेंस और रिकंसिलिएशन विद स्टॉक रजिस्टर विद द टर्नओवर डिक्लेयर्ड बाय द एसएससी। तो इट इज अ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्टॉक रजिस्टर आल्सो वी हैव टू चेक फ्रॉम द एसएससी स्टॉक रजिस्टर। So it is the overall coverage of sales and outward supply of the SSE. Now moving ahead to cover purchase or inward supply. So major element which we have to cover under purchase and inward supply is input tax credit related to such inward supply. So carefully we have to observe ITC reversal according to rules comparing with our sales details. तो जो आईटीसी जो हमको परचेज के गुड्स या कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विसेज में जो आईटीसी मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, वेदर वी हैव रिवर्स्ड अकॉर्डिंग टू रूल 42 43 एज द केस में भी हमने उसको रिवर्सल किया कि नहीं किया, कंपेयरिंग विद अवर सेल्स डिटेल। सेल्स डिटेल से क्या कंपेयर करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा एग्जेम टर्नओवर भी है, नॉन जीएसटी टर्नओवर भी है और टैक्सेबल टर्नओवर भी है, एग्जेम सप्लाई भी है और जीरो रेटेड सप्लाई भी है, तो we have to reverse the ITC as per eligibility of 42 rule 42 43। तो जो भी रिवर्सल की रिक्वायरमेंट है वेदर हम आईटीसी जो नॉन एलिजिबल है हम उसको रिवर्स किया कि नहीं, तो 100 आईटीसी फॉर एग्जांपल ओवरऑल आईटीसी 100 रुपीज का है और 20 रुपीज हमको एग्जाम टर्नओवर का जो है उसको रिवर्स करना है एज पर प्रोविजन ऑफ 42 और 43, तो उस केस में हमको रिवर्स के रूप में उसको दिखाना रहेगा, तो वेदर हमने आईटीसी रिवर्स किया कि नहीं एज पर रूल्स उसको हमको चेक करना है। RCM under section 9(3) or 9(4). So reverse charge mechanism is a very important provision which most of the cases SSC has missed. तो सेक्शन 9(3) जो कवर करता है वो कवर करता है स्पेसिफिक रिवर्स चार्ज, जो ऑलरेडी सर्विस टैक्स का जो लॉ था उसमें भी प्रिस्क्राइब था, लेकिन जीएसटी में गुड्स और सर्विसेज स्पेसिफाइड है जहां पर आपको कंपलसरी रिवर्स चार्ज में जो गुड्स और सर्विसेज रिसिपिएंट है उसको डिस्चार्ज करना पड़ता है लायबिलिटी का। तो 9(3) का जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है और उसका आईटीसी बेनिफिट भी लिया गया है कि नहीं गया है वो आपको चेक करना है। और सेक्शन 9(4) जो कुछ समय के लिए एप्लीकेबल था, जो 17-18 के पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर अक्टूबर अभी 9(4) का जो प्रोविजन है वो इफेक्टिव नहीं है, तो ये जनरल रिवर्स चार्ज था
जहां पर कोई भी यूआरडी अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स सर्विसेज 5000 पर डे के ऊपर हम परचेस करते हैं तो रिवर्स चार्ज में हमको लायबिलिटी डिस्चार्ज करना पड़ता था। तो उस केसेस को कवर करने के लिए 94 का प्रोविजन था, जो अभी इफेक्टिव नहीं है फॉर द फाइनेंशियल 18-19। तो 93 जो कंपलसरी रिवर्स चार्ज है, फॉर एग्जांपल सो जो सबसे ज्यादा काम आता है गुड्स जीटीए सर्विस प्रोवाइडर, तो सर्विस रिसिपिएंट को उसमें लायबिलिटी डिस्चार्ज करना पड़ता है, उसका आईटीसी बेनिफिट भी मिल जाता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ एडवोकेट सर्विसेज, तो लीगल सर्विसेज हम जो एडवोकेट से लेते हैं तो उस केस में भी रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी सर्विस रिसिपिएंट की होती है और उसको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाता है। तो इसको हम देखना है कि रिवर्स चार्ज लायबिलिटी डिस्चार्ज हुई कि नहीं हुई। तो कि जो लायबिलिटी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है वो कैश में डिस्चार्ज करना पड़ता है। अगर आपने टाइमली डिस्चार्ज नहीं किया तो लेटर ऑन यू हैव टू डिस्चार्ज अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। जीएसटीआर 2A फॉर रेफरेंस। अब जो जीएसटीआर 2A फॉर रेफरेंस पर्पस, बिकॉज जीएसटीआर 2A इज अ डायनामिक इन नेचर। तो जो जीएसटीआर 2A है आपको वो जहां पर ये बताता है कि जो सामने वाले जिन्होंने जिससे आपने गुड्स या सर्विसेज इनवर्ट सप्लाई लिया है, परचेस किया है, तो उन्होंने अपने ट्रांजेक्शन को रिफ्लेक्ट किया है कि नहीं किया है। तो वी हैव टू जीएसटीआर 2A को एक रिव्यू करना रहता है अपने को। तो इसमें कई बार ये हो सकता है कि हमको मोस्ट ऑफ द केसेस आइडेंटिफाई होते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपीस का आईटीसी हमको एक्रू होना चाहिए फ्रॉम अवर इनवर्ट सप्लाई, बट वो जो जीएसटीआर 2A में दिख रहा है वो ओनली 95 लाख का दिख रहा है। तो यहाँ पर जो 5 लाख का डिफरेंस है, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट एरिया 5 लाख एंड वी हैव टू कम्युनिकेट विद द वेंडर कि यू हैव टू कंप्लीट द जीएसटी रिटर्न filing, GSTR 1 return filing, so that it can be reflected in GSTR 2A or not. Why it is not reflecting GSTR 2A? तो 2A can be used for reference purpose कि जो हम गुड्स या सर्विसेज परचेस किए हैं उसका आईटीसी हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और जो टाइम लिमिट है, जिससे जनरली जो टाइम लिमिट है 89 की, वो सितंबर 2019 का रिटर्न, जैसे 20 अक्टूबर 2019 तक की हम उसका आईटीसी बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए 2A को हमको दिखना रहेगा। So it can be used for reference purpose. Check prerequisites to avail ITC. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए सेक्शन 16 प्रिस्क्राइब करता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। दैट यू शुड मस्ट बी हैव पोजीशन ऑफ गुड्स, यू शुड मस्ट हैव अ पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, वो सामने वाले ने रिटर्न फाइल किया होना चाहिए, पेड किया होना चाहिए। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक प्री रिक्विजिट्स है आईटीसी को अवेल करने के लिए, वेदर ये सब अवेलेबल है कि नहीं, ये हमको एंश्योर करना है। अगर फॉर एग्जांपल किसी का हमने आईटीसी लिया और उसका इनवॉइस हमारे पास नहीं है, तो उस केस में हमको आईटीसी को डिसअलाउड करना पड़ेगा। या फिर गुड्स हमको रिसीव नहीं है और हमने ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस आईटीसी ले लिया है, तो हमको उसको रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो इस केसेस में इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से आईटीसी जो प्रीरिक्विजिट से बेसिक रिक्वायरमेंट है आईटीसी लेने के लिए, जो कंडीशंस फुलफिल करने के बाद मिलती है। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वी हैव टू रिवर्स द आईटीसी ऑफ द एसएससी अवेल्ड। अगर यूटिलाइज कर लिया है तो उसको विद इंटरेस्ट रिवर्सल किया जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्लासीफाई परचेज जो हमको रिक्वायरमेंट थी, इनपुट कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विसेज में क्रॉस चेक करना, गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए कि हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं कि नहीं इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज के हिसाब से। उसके बाद डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट अगेंस्ट परचेज, तो जो भी हमने डेबिट नोट क्रेडिट नोट परचेज के अगेंस्ट में इशू है उसका इफेक्ट हमने जीएसटी पे दिया कि नहीं। अगर वो कॉमर्शियल क्रेडिट नोट है तो उसको हमको जीएसटी के परव्यू से बाहर रखना पड़ेगा। अगर वो नॉन कॉमर्शियल क्रेडिट नोट है और सब्जेक्ट टू जीएसटी है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको जीएसटी का इफेक्ट भी उसका देना पड़ेगा। डिस्काउंट स्कीम, सिमिलरली जो हमारे वेंडर्स ने हमको कोई डिस्काउंट्स ऑफर किया था, तो वेदर जीएसटी बेनिफिट इज एक्रूइंग अस और नॉट। अगर बेनिफिट एक्रू हुआ है तो हमने उस सामने वालों ने जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट को मेंशन किया है, और सेकंड हमने आईटीसी जो एक्स्ट्रा ले लिया था आफ्टर अवेलिंग दैट डिस्काउंट, वेदर वी हैव रिवर्स दैट आईटीसी और नॉट, वी हैड टू चेक। तो जो भी क्रेडिट नोट के रूप में सामने वालों ने डिस्काउंट दिया और उसका रिवर्स जीएसटी का रिवर्सल किया, तो वेदर जिस पीरियड में वो क्रेडिट नोट हमको मिला है, हम आईटीसी का भी रिवर्सल अपने जीएसटीआर 3B में करेंगे कि जो आईटीसी हमने पहले ले लिया था, अब नाउ गिविंग इफेक्ट टू डिस्काउंट और क्रेडिट नोट offered by that vendor, so we have to reverse the ITC over availed on that particular goods or services. Now moving forward, stock register, तो स्टॉक रजिस्टर को भी हम चेक करना है कि स्टॉक रजिस्टर के हिसाब से वो परचेज और इनवर्ट सप्लाई मैच कर रहा है कि नहीं। जितना आईटीसी हमने लिया, whether goods are entered on stock register or not. मोस्ट ऑफ द कई केसेस हमको आइडेंटिफाई होता है कि हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया लेकिन वो गुड्स हमारे स्टॉक रजिस्टर में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो जब तो कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी आईटीसी को लेने के लिए कि यू शुड मस्ट हैव अ पोजीशन ऑफ गुड्स,
तो स्टॉक रजिस्टर में गुड्स नहीं आ रहा है तो ये चांसेस है कि आपके पास पोजीशन में आया ही नहीं गुड्स, तो उस केस में आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो स्टॉक रजिस्टर इज ऑल्सो अ की डॉक्यूमेंट विच मस्ट बी रिव्यूड केयरफुली टू गेन द बेनिफिट ऑफ आईटीसी और नॉट। अब कुछ दो तीन स्लाइड्स जो बची है उसकी मेरे, इसके बाद फिर ये आगे फिर हम ओपन सेशन कर देंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी का डिस्चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है? तो टैक्स लायबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स ड्यू फॉर द पीरियड, उस पीरियड में टैक्स ड्यू किया हुआ, जो हमने आइडेंटिफाई किया टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर पे जो रेट एप्लीकेबल है एज पर डिफरेंट नोटिफिकेशन, तो उसके हिसाब से जो टैक्स लायबिलिटी आती है, whether एसएससी हैज डिस्चार्ज दैट लायबिलिटी और नॉट थ्रू आईटीसी और कैश लेजर। चेक विथ कॉपी ऑफ चलान, अगर कोई चलान वी हैव टू चेक द ऑल द चलान्स फॉर व्हिच एसएससी हैज बीन एसएससी यूजिंग फॉर पेमेंट ऑफ कैश लायबिलिटी। तो जो भी कैश लायबिलिटी आती है तो एसएससी जो उसके लिए चलान पे किया हुआ, तो वी कैन क्रॉस चेक विद द कॉपी ऑफ चलान अवेलेबल ऑन पोर्टल ऑल्सो। डिले इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है, तो इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी थी ये डिबेटेबल इशू था कि ग्रॉस पे लगेगी कि नेट पे लगेगी, और नाउ आल्सो अभी भी डिबेटेबल इशू है, लेकिन जो इंटेंशन ऑफ लॉ है दैट इट शुड बी चार्ज ऑन नेट बेसिस। सो इंटरेस्ट जो लायबिलिटी आपकी आएगी नेट लायबिलिटी पे आएगी, दैट इज कैश लायबिलिटी वी कैन से। तो अगर 100 रुपीज की आपकी लायबिलिटी है, 80 रुपीज का आपके पास आईटीसी है, तो 20 रुपीज का जो नेट आईटीसी जो आपको कैश में डिस्चार्ज करना है, इट इज सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट। सो 18% की जो इंटरेस्ट लायबिलिटी इसमें आती है, तो कोई टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से आप किसी पर्टिकुलर मंथ में आपकी लायबिलिटी आती है, तो आप उसको 3 महीने बाद अगर डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो वेदर यू हैव पेड इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स और नॉट। तो ये हमको चेक करना है कि जो भी इंटरेस्ट लायबिलिटी आ रही है ड्यू डेट के बाद जो लायबिलिटी डिस्चार्ज हो रही है, तो उसमें इंटरेस्ट चार्ज किया गया है कि नहीं किया है, डिस्चार्ज किया गया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया गया है तो वी हैव टू मेंशन एंड क्वालिफाई इन अवर ऑडिट रिपोर्ट। लेट फीस, जो लेट फीस जो भी आपकी एप्लीकेबल होती है, जनरल सिस्टम ऑटो कंप्यूट कर लेता है, तो उसको आपको डिस्चार्ज हुआ कि नहीं हुआ ये आपको इंश्योर करना है। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, कोई नॉन कंप्लायंस है जिसमें कोई पेनल्टी या फिर डिपार्टमेंट ने कोई पेनल्टी लगाया है, उसको हमने डिस्चार्ज किया कि नहीं किया, तो ये हमको चेक करना है। मिसलेनियस कम्युनिकेशन अंडर जीएसटी, अदर कंप्लायंसेस में जैसे ई वे बिल कंप्लायंस की बात करते हैं कि जो भी ई वे बिल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट थी फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ एक्सीडिंग 50,000। और नाउ स्टेट्स आर आल्सो हैविंग डिफरेंट प्रोविजन, हर स्टेट, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सब अपने अपने स्टेट्स में अपने अपने ई वे बिल कंप्लायंस के हिसाब से प्रोविजंस है फॉर इंटर स्टेट सप्लाई। फॉर इंटर स्टेट सप्लाई वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो स्टैंडर्ड सीजीएसटी प्रोविजन इज एप्लीकेबल। For interstate within state movement, the state has prescribed, has been given power to make their rules. So every state has made the e-way bill provision, so we have to check whether provision has been complied with that local rules or not, of that state GST law applicable for particular SSC। अगर किसी एसएससी ने मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है मल्टीपल स्टेट्स में, तो फॉर लोकल सप्लाई इन इंट्रा स्टेट सप्लाई वी हैव टू चेक ईच स्टेट provisions accordingly their movement of goods and their registration in that particular state। तो ई वे बिल कंप्लायंसेस हमको चेक करना है। फिर इनवॉइसिंग रूल्स कंप्लायंस, कि जो इनवॉइसेस जीएसटी इनवॉइस आप यूज कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, तो वो इनवॉइसिंग रूल्स के मैकेनिज्म के हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड है कि नहीं, जो जो कंटेंट्स एक इनवॉइस में होना चाहिए वो है कि नहीं, वेदर डेट ऑफ इनवॉइस, क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड, टैक्स प्लेस ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द एसएससी, registration number of the our SSC, रजिस्ट्रेशन ऑफ द जिसका हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, परचेजर, तो वो सब चीजें मेंशन है कि नहीं, जो एक प्रॉपर इनवॉइसिंग रूल्स के हिसाब से मेंशन होना चाहिए, ये हमको चेक करना है, एंश्योर करना है। गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क कंप्लायंस, ये बहुत सारे केसेस में हमको देखना होगा मिस हो जाते हैं। जॉब वर्क के लिए जनरली क्या होता है कि हम कोई गुड्स जॉब वर्क में दे रहे हैं, तो उसके लिए टाइम लिमिट है कि किस दिन तक वो गुड्स हमको वापस आ जाना चाहिए। व्हाट इज जॉब वर्क? फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैं हूँ, मैं अपने क्लॉथ को स्टिचिंग पर्पस के लिए किसी यूनिट को भेज देता हूँ, तो नाउ जीएसटी है प्रोविजन है रिलैक्स कि जब आप कोई गुड्स जॉब वर्किंग के लिए भेज रहे हैं, तो उस टाइम आपको लायबिलिटी का डिस्चार्ज नहीं करना है। तो उस केसेस में मैं जो गुड्स बेचता हूँ, सप्लाई करता हूँ, उसमें टैक्स लायबिलिटी नहीं आती, but provided that goods must be returned within 1 year from date of supply of goods। तो अगर 1 साल के अंदर वो गुड्स वापस आ जाता है तो वेल एंड गुड। अगर वहीं से मैं सप्लाई कर देता हूँ सीधा कस्टमर को, तो उस डेट जिस दिन वो सप्लाई करता हूँ उस दिन मुझे सप्लाई के रूप में लायबिलिटी डिस्चार्ज करना है।
फिर गुड्स मेरे पास वापस आता है, फिर मैं अपने काउंटर से इसको डिस्चार्ज करता हूँ, तो उस टाइम को लायबिलिटी डिस्चार्ज करना है। और थर्ड, अगर वो 1 साल के अंदर वो गुड्स मेरे प्रीमाइसेस में वापस नहीं आता, तो जिस दिन ओरिजिनली मैंने वो गुड्स सप्लाई किया था उसको 1 ईयर बैक, उस दिन की मुझे लायबिलिटी मानना पड़ेगा, और उस दिन के लायबिलिटी को टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से लायबिलिटी मान के विद इंटरेस्ट मुझको लायबिलिटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। सो फॉर इन कहते हैं इनपुट्स, इनपुट गुड्स, जो 1 ईयर के अंदर गुड्स वापस आ जाना चाहिए जो जॉब वर्क के लिए गया है। और फॉर कैपिटल गुड्स 3 इयर्स के अंदर वो कैपिटल गुड्स जो भी हम मॉडिफिकेशन करने कैपिटल गुड्स में भेज रहे हैं, वो 3 साल के अंदर हमारे पास वापस आ जाना चाहिए। अगर वो 3 साल के अंदर वापस नहीं आया, तो जिस दिन हमने ये गुड्स सप्लाई किया था फॉर जॉब वर्किंग पर्पज, इट शुड बी ट्रीटेड एज टाइम ऑफ सप्लाई, वहां से हमारी जीएसटी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, और विद इंटरेस्ट वी हैव टू डिस्चार्ज द जीएसटी लायबिलिटी। So we have to carefully see the goods and sent for job work compliances. Other reference document which should be used for GST audit, if first is 26 years of income tax audit. इनकम टैक्स में हम जो देखते हैं 26 एएस जो इनकम टैक्स साइट में आपको मिल जाता है उसको स्टेटमेंट, तो उसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, व्हाट आर द रिसिप्ट्स एक्रूइंग टू द एसएससी। तो 26 एक ब्रॉडर वे में कवर करता है, तो जितने भी रिसिप्ट्स है वो कवर करता है, तो उसको हम मैच कर सकते हैं कि जो गुड उसके हिसाब से 26 एज के हिसाब से उन्होंने लायबिलिटी डिस्चार्ज किया है कि नहीं किया है। उसमें कुछ एडिशनल ट्रांजेक्शन है जिसके बारे में हम जो एसएससी है उससे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट को केयरफुली कितने बैंक अकाउंट से एसएससी मेंटेन कर रहा है अंडर पर्टिकुलर पैन जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, और उसके बाद कितने बैंक स्टेटमेंट्स में है, और जो जो रिसिप्ट्स है उसके हिसाब से हमको चेक करना है कि वेदर लायबिलिटी हैज बीन डिस्चार्ज एज पर। अगर कोई एडवांस पेमेंट मिला तो बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हमको लायबिलिटी डिस्चार्ज उस एडवांस के पीरियड के हिसाब से करना रहेगा। तो बैंक स्टेटमेंट मस्ट बी चेक थोरोली। डिटेल्ड ट्रायल बैलेंस कैन बी ऑब्टेन्ड, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस के साथ में, और ड्यूरिंग द पीरियड क्लोज जो ट्रांजेक्शन उसके साथ हम ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द एसएससी ड्यूरिंग द पीरियड कवर अंडर ऑडिट। तो हम एवरी ट्रांजेक्शन को कवर करने के लिए ट्रायल बैलेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, वहां से रिव्यू कर सकते हैं, और हर ट्रांजेक्शन के बारे में क्लैरिफिकेशन क्लाइंट से मांग सकते हैं। नोटिस ऑर्डर सर्व और पेंडिंग अंडर जीएसटी, तो हम उसके जो लॉगिन करके जो नोटिस सर्व टू एसएससी हम उसको देख सकते हैं, और ये ऑफिसर से उनसे पूछ भी सकते हैं एसएससी की कोई नोटिस या ऑर्डर सर्व हुआ है कि आपके अगेंस्ट में, वेदर दैट नोटिस और ऑर्डर हैज बीन कंप्लायंट और नॉट। तो कोई नॉन कंप्लायंस का कोई नोटिस या ऑर्डर हुआ है तो वेदर उसका कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ वो भी हम चेक कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ वी हैव टू गिव क्वालिफिकेशन फॉर दैट एस्पेक्ट आल्सो। So with this, I conclude my presentation. Prescribed time limit for me is 1 year, 1 hour. Now, अब moving forward, सर अब मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं आगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे आप प्रोसीड कर सकते हैं सर। So we have questions. First question is where to show interest income or interest on FDR in GSTR 9 and 9C. इंटरेस्ट इनकम नॉन जीएसटी सब बेसिकली जो जो अदर एग्जेम्प्ट सप्लाई है, एग्जेम्प्ट सप्लाई नॉन सप्लायर, उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर दिया कि आप एक ही कॉलम में उसको शो कर सकते हैं, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई के रूप में आप एक साथ शो कर दीजिए उसको कंबाइन करके। एक और क्वेश्चन है ITC availed in 3B 1718 but not utilized for payment, whether we have to reverse interest or not reverse till date. ITC availed in 3B 1718 but utilized for payment, not utilized for whether we have to reverse with interest or not. My view, interest is not liable. आपने यूटिलाइज नहीं किया है तो इंटरेस्ट लायबिलिटी आपको नहीं आएगी, यू कैन रिवर्स इट। Excess of payment of tax in 1718, billing of 1819, on which tax has not been paid. For how much excess, how much time excess payment of tax can be adjusted with billing of last year? ऐसे इसके लिए कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है। जनरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप क्या बोलते हैं एक्सेस पेमेंट हो गया है तो यू शुड प्रोसीड टू क्लेम रिफंड अगेंस्ट डेट। अगर उसको एडजस्ट करने से बेटर ये होगा कि आप उसके लिए रिफंड क्लेम करें जो एक्सेस पेमेंट है। Whether sundry create a return of attract GST liability? No. So we are also joined by CA final year student
गोपाल सोनिका जी, इनके भी एक डाउट है, इनको मैं जरा ऐड करता हूँ। सर इनका कहना है कि मैं 1 साल से परेशान बिल्कुल। हूँ और कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन में। और इन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है, नहीं मतलब समय की व्यथा है, उन्होंने भी हमारे साथ सेशन लिया है, नहीं आप आज से 5 साल बाद इनका नाम खूब तेजी से सुनेंगे। 5 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 3 साल बाद इनके नाम का डंका बजेगा, लेकिन अभी इनका इंटरनेट ही नहीं चल रहा। ये कोलकाता से हैं और ओके सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव पर्सनैलिटीज हैं, ओके और लिंक्डइन पर, और खुद यूट्यूबर भी हैं, वीडियोस बनाते हैं, ओके अपनी वेबसाइट ग्रेट। चलाते हैं। पर इनके इंटरनेट की समस्या हमेशा रहती है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप भेजा था, आ गई है, खुद ही आ गए। वेलकम गोपाल जी, तो आपका क्वेश्चन सुनाइए जरा, क्वेश्चन थैंक यू क्या है सर। आपका? सर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो अपनी ऑडिट की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 13 में, और जो सीबीआईसी ने 3 जुलाई 2019 को जो क्लिकेशन लाई थी, ये दोनों बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग है। तो एक ऑडिट क्या है, मतलब ऑडिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट का या कॉस्ट अकाउंटेंट का? नहीं, किस एस्पेक्ट पे कॉन्ट्रडिक्शन आपको लग रहा है सर? हेलो हाँ सर, कहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है सर, सर आपको? जैसे अपनी जो सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन थी वो बोलती है कि ऑडिटर का रोल इज रेस्ट्रिक्टेड टू, जी 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 हाँ, एक्चुअली क्लैरिटी बोलती है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रिकंसिलिएशन तक है। राइट। तो कंप्लायंसेस चेक करना फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन है सर आप गोपाल जी आपका। बिल्कुल मैं कमेंट करता हूँ, मैं समझ गया, आइडेंटिफाई हो गया। जो क्लैरिफिकेशन आया था उन्होंने इसे क्या प्रिस्क्राइब किया था कि वी हैव टू ओनली रिकंसाइल जीएसटी 9 विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट हमारा जो रोल होगा वो लिमिटेड टू दिस रहेगा। बट clarification in short does not having a binding effect. I will suggest that we have to go through an in-depth audit also of the case. अगर हमको ये बस रिकंसिलेशन, बेसिकली वो क्लैरिफिकेशन पे ही तो बिल्कुल प्रिस्क्राइब है कि वो हम बस रिकंसाइल का काम करना है कि 9 और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इनकम टैक्स जो मेंटेन करते हैं उसको रिकंसाइल कर दे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जो अदर नॉन कंप्लायंस है एज एन ऑडिटर, हम उस पर भी रिपोर्टिंग करें, ये हमारे लिए एक अच्छा रहेगा। जब डिपार्टमेंटल ऑडिट होगी तो उसके लिए भी हमको एक बैकअप के लिए रूप में काम करेगा, और एसएससी को भी वो वार्न करेगा जो भी नॉन कंप्लायंस वो कर रहा है। लेकिन सर अगर जैसे कि आप 180 डेज वाली जो, सर जी जी सर आप कैरी ऑन। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसमें जैसे मान लीजिए कि बस हम रिकंसिलेशन भी अगर करते हैं मान लीजिए, तो एज पर दैट सर्कुलर इट इज सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ जीएसटी और 9C, बट आई एक्सपेक्ट इन एज एन ऑडिटर एज अ प्रोफेशनल दैट गो बियॉन्ड दैट रिकंसिलेशन पर्पस ओनली। ओके, बट जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर इस चीज में अगर हम लोग के साथ मतलब कोऑपरेट नहीं करे, टैक्स पेयर बोल रहे हैं कि क्लैरिफिकेशन में साफ चीज लिखी हुई है कि आप सिर्फ फिगर्स का रिकंसिलिएशन करो, तब फिर हम लोग उस चीज को कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, उस केसेस में अगर आपको लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस में कि जिसके कारण मैनेजमेंट, एक तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। मैं हर केस में एसएससी के हिसाब से एसएससी के डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद मैं एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ड्राफ्ट करता हूं अकॉर्डिंग टू दैट रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर एसएससी। उस केसेस में अगर मैनेजमेंट मेरे को रिप्रेजेंटेशन नहीं देता तो उस केस में मैं क्वालिफिकेशन भी देता हूं कि फॉर दिस management has not given sufficient evidence or representation to me, which because of which I limit my opinion on that particular aspect of the audit. So we must suggest कि जहां पर भी हमको लगता है कि क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है, we should ask SSC for management representation letter, और अगर नहीं मिलता तो we should report that कि इस केसेस में मेरे को sufficient clarification और documentation नहीं अवेलेबल किया गया। जी जी, तो जैसे कि अब जैसे हम लोगों के कुछ केसेस में ऐसा हुआ था कि क्लाइंट ने अब 180 डेज का 180 डेज जो पेमेंट वाला क्राइटेरिया है, टैक्स पेयर ने वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं किया। अब टैक्स पेयर बोल रहा है कि हम लोग आपको रिप्रेजेंटेशन लेटर भी नहीं दे सकते बिकॉज दिस इज मतलब आपकी स्कोप के बियॉन्ड है, आपको सिर्फ रिकंसिलिएशन करना है, हम लोग का आईटी से पूरा मैच कर रहा है। तो उस केस में हम लोग को क्या करना चाहिए? सर देखिए, इस केसेस में क्या होता है कि हम हर ट्रांजैक्शन का 6 मंथ चेक करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, टू बिकॉज स्कैरसिटी ऑफ टाइम। इतने शॉर्ट पीरियड में हमको ऑडिट कवर करना है तो हर ट्रांजैक्शन का 6 मंथ कंसीडर करें, ये पॉसिबल नहीं है।
तो जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लिखता है तो वहां पर जो आईटीसी की कंडीशंस है, बेसिक कंडीशन, वी शुड मेंशन दैट आईटीसी डिपार्टमेंट एसएससी हैज कंप्लाइड विद द आईटीसी दिस इज कंडीशंस। तो अगर उसमें वो सर्टिफाइड कर देता है कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, तो ये बेस बन जाता है हमको कि जो डिटेल क्या के इस टाइप की चेक्स है जो क्लाइंट के एंड से ही पॉसिबल है, और डिटेल हम पॉसिबल नहीं है इस कम समय पे उसको एक एक ट्रांजेक्शन को चेक कर पाए, तो वो वहां पर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना बेटर है। अगर नहीं देता तो वी हैव टू मेंशन दैट ऑडिट रिपोर्ट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी आईटीसी इट नॉट बी चेक, जो बेसिक कंडीशन आप नहीं चेक कर पा रहे हैं उसको मेंशन कर दीजिए ऑडिट में कि ये इस कारण से मैं ये कंडीशंस को चेक नहीं कर पा रहा हूँ, रिव्यू नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बाय द एसएससी और लैक ऑफ क्लैरिफिकेशन बाय द एसएससी। एक क्वेश्चन और ले रहे थे जो हमने पिछले क्वेश्चन का आंसर करा था, तो उसमें पूनम जैन जी कह रही है रिफंड इज टाइम बार्ड। अच्छा, रिफंड टाइम बार्ड हो गया है, ओके। रिफंड कहाँ? बिकॉज द क्वेश्चन वाज 17-18। ओके 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 17-18 का रिफंड था आपका और 18-19 का। मैम अभी भी बहुत सारे केसेस में टाइम बार्ड तो हो गया है, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसिलेशन के लिए भी जो टाइम लिमिट था 1 मंथ के अंदर में आपको अपील करना है, लेकिन आप देखेंगे 30 डेज के बाद भी लोग डिपार्टमेंट्स को एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा है। और हमारे केस में भी एक रिफंड एप्लीकेशन ये था, वो टाइम लिमिट के बाद भी एक्सेप्ट किया गया डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट कंसिडर करते हुए उस पर भी एक्शन लेके रिफंड अप्लाई कर रहा है। यू शुड प्रोसीड टू अप्लाई फॉर रिफंड, let department take time limit prescribed order, then you can proceed। अगर अमाउंट ज्यादा है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं आगे लिटिगेट करने के लिए और रिफंड क्लेम को करने के लिए। बट आई सजेस्ट कि आप अगर उसको एडजस्टमेंट करने से बेटर रिफंड के लिए एक बार अप्लाई करें, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो देन यू कैन प्रोसीड टू टेक यूटिलाइज दैट द एक्सेस पेड अमाउंट विद द लायबिलिटी डिस्चार्ज। एटलीस्ट you should proceed to claim refund once इवन दैट इज टाइम बार्ड, बिकॉज रिफंड एप्लीकेशन आप देखेंगे कि आप वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं रिफंड के लिए। अभी लिस्ट भी बढ़ गई है रिफंड एप्लीकेशन की, जो RFD 01 है। हमारे केस में भी ऐसा लगा, हमको टाइम बार्ड था केस, लेकिन उस पर रिफंड अप्लाई किया और डिपार्टमेंट हैज एक्सेप्टेड दैट रिफंड एंड ग्रांटेड दैट रिफंड आल्सो। सर एक और क्वेश्चन थे सर कि अब जीएसटी ऑडिट में कैन रिलेटिव भी जीएसटी ऑडिटर? सॉरी आपकी आवाज नहीं ऑडिबल नहीं सर, फिर से रिपीट करेंगे सर, फिर से रिपीट करेंगे सर। कैन रिलेटिव भी जीएसटी ऑडिटर? रिलेटिव ऑफ टैक्स पेयर, रिलेटिव ऑफ टैक्स पेयर, कैन रिलेटिव ऑफ टैक्स पेयर भी जीएसटी ऑडिटर? नो सर, ये तो आईसीआई की जो कोड ऑफ एथिक्स है वहां पर भी एक अपने को बार किया गया कि हम रिलेटिव्स का ऑडिट नहीं कर सकते, तो वी शुड बी इंडिपेंडेंट एंड नॉन रिलेटिव। We should comply with the code of ethics of ICAI also, our And us, nodal body. अगर राइट एंड ये अगर ऑडिटर कुछ रिपोर्ट करता है एंड ऑडिटर ने अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से सारी चीजें सही करी है, जैसे सबसे बड़ा इशू अपना क्लासिफिकेशन में आता है, और अगर ऑडिटर ने सब कुछ सही किया, जैसे अपना अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर पे इतना इशू हुआ, अब ऑडिटर के हिसाब से वो 12% में ही जानी चाहिए, टैक्स पेयर ने भी 12% में दिया है, बट बाद में अगर बोर्ड अगर मतलब सीबीआई लेके आता है तो ऑडिटर की क्या लायबिलिटी होगी? बिल्कुल कोई लायबिलिटी नहीं होगी सर इस केस में। अगर ऑडिटर कोई भी जस्टिफाई कर देता है अपने ओपिनियन जो एक्सप्रेस कर रहा है, ये कई मैटर्स पे ऐसा हो सकता है कि डिफरेंस इन ओपिनियन का केस बने, लेकिन ऑडिटर अपने जो भी ओपिनियन पे एक्सप्रेस करता है तो जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन एंड द एनालिसिस ऑफ इट्स ओन। तो अपने एनालिसिस के हिसाब से जो जस्टिफिकेशन के हिसाब से वो अपना एक्सप्रेस कर सकता है। अगर लेटर ऑन कुछ चेंजेस होता है तो ऑडिटर उस टाइम में जो ऑडिटर की जो अंडरस्टैंडिंग है और द लॉ, उसके हिसाब से वो इंटरप्रेट करके ही ओपिनियन देगा। एंड पर्टिकुलर मैटर कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑफ डिफरेंट ऑडिटर आल्सो। तो ये एक पर्टिकुलर इशू पे डिफरेंट ऑडिटर्स के भी डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, बट ही शुड जस्टिफाई दैट ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस और डिस्कशन कवर्ड इन द ऑडिट। ओके, एंड सर जो अपने जैसे रूल 42 रूल 43 में रिवर्सल की टाइम लिमिट है कि सितंबर तक हम लोग को फॉलोइंग ईयर के सितंबर तक रिवर्सल करना है, बट अगर टैक्स पेयर ने उतने टाइम में रिवर्सल नहीं किया एंड रिवर्सल करना अभी भी पेंडिंग है, तो अब ऑडिटर वहां पे क्या करेगा? अभी भी सर उसको अगर मान लीजिए उसको 9 फाइल हुआ है तो 9 में रिवर्सल करवाइए विद इंटरेस्ट,
और उसने विद इंटरेस्ट रिवर्सल कराइए 9 में उसका, और उसके बाद फिर 9 But, 9 और 9 से, हाँ बट 9 में रिवर्सल आईटीसी का तो अपने लोग नहीं कर सकते, जितना मतलब सीबीआईसी जो क्लैरिफिकेशन था, सॉरी आईटीसी का रिवर्सल तो हम लोग जीएसटीआर 9 से नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, अदर रिवर्सल को कहीं डाल सकते हैं आप वहां पर। बट हमारे उससे क्रेडिट लेजर पे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा क्रेडिट लेजर कम कैसे होगा? नहीं, अदर रिवर्सल पे 9 में आप डाल दीजिए, 9C में आप उसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। जी जी, बट मेरे क्रेडिट लेजर में जो क्रेडिट पड़ा हुआ है उसको मैं कम कैसे करूं? सर देखिए, आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए आपका 100 रुपीज आईटीसी है, ठीक है, आईटीसी में आप जीएसटीआर 9 में आप मान लीजिए 80 रुपीज का आपका आईटीसी होना चाहिए था, तो जो ब्रेकअप आप देंगे कैपिटल गुड्स इनपुट और इनपुट सर्विसेज में, उसमें 80 रुपीज का ब्रेकअप दीजिएगा, ठीक है। और सेकंड चीज, आपकी जो एडिशनल लायबिलिटी आ रही है, मान लीजिए आपने इसको यूटिलाइज कर लिया, तो 20 रुपए की लायबिलिटी आप टैक्स कॉलम में बढ़ा लीजिएगा जी, और विद इंटरेस्ट उसको डिस्चार्ज कर दीजिएगा। और 9C में ये रिपोर्टिंग कीजिएगा कि एक्स्ट्रा आईटीसी अवेल्ड व्हिच हैज बीन शॉर्टली क्लेम्ड इन जीएसटीआर 9 एंड प्रॉपर्ली डिस्चार्ज रिवर्स्ड विद अलोंग विद इंटरेस्ट। मतलब इस तरीके से आप उसको रिवर्सल करिए, प्रैक्टिकली इस तरीके से आपको उसको रिवर्सल करना है। ओके ओके। एंड कुछ हेलो सर आपकी आवाज ऑडिबल नहीं सर। हेलो। अच्छा गोपाल जी जीएसटी इतना अच्छा लॉ है, इतना सिंपल जी लॉ सर, है, इट इज गुड एंड सिंपल। पता नहीं आप इतनी सारी समस्याएं लेके क्यों बैठे हैं। हमें तो किसी ने ये भी कहा था कि पड़ोस इतना सिंपल है कि पड़ोस का बच्चा रिटर्न कर देगा। आप तो फिर भी एक वेल नोन प्रोफेशनल, इतनी सारी समस्याएं कहाँ से ले आए? तो सिंपल टैक्स है, कहाँ समस्या ले आए आप? गुड एंड सिंपल टैक्स है ना। अब देखो, अब इसका जवाब नहीं देंगे, ये यही होता है ये। खैर सर, अच्छा एक चीज मुझे पता है कि तो टेक्निकल इशू है, इनसे मैं अलग से कर लूंगा चर्चा। एंड समवन इज सेइंग दैट प्लीज शेयर योर ईमेल आईडी इफ कन्वीनियंट। एक वेट अ मिनट, मैं वापस डिस्प्ले कर दीजिए अपनी वो पीपीटी में ना, जहाँ इसमें ईमेल आईडी हो। you can take from here. So this is the email ID. It's vikasgolcha89@gmail.com or gsthelp24@gmail.com. The numbers are also on display. Okay. चलिए सर, it was pleasure having session with you. बहुत बढ़िया So सेशन thank you था। for the opportunity granted, and all the viewers, thank you for sparing time to get to presentation. Hope you find it useful. बहुत यूजफुल है। That I can commit, बहुत यूजफुल है। And thank you गोपाल जी and everyone who has asked this query. पूनम जैन जी, विशाल जैन जी, whosoever has been connected, thank you. Now मुकेश मोटवानी जी कह रहे हैं if you can share the checklist for GST audit. Yes sir, बिल्कुल शेयर कर देंगे मुकेश जी के साथ। मुकेश जी, आपके पास मेरा नंबर है, इस पर टेक्स्ट कर देना, या जिसको भी चेकलिस्ट वगैरह चाहिए, इनकी भी और भी बाकी स्पीकर्स की भी चेकलिस्ट यहाँ कर दीजिए। और हमारा नीचे ना एक डिस्प्ले में आ रहा है हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको अगर ज्वाइन करते हैं तो हमारी सारी पीपीटीज हम वहाँ शेयर करते रहते हैं, तो आपको ओल्ड पीपीटीज भी वहाँ से मिल जाएंगी, और जितनी भी पुरानी स्पीकर से हमसे जो भी शेयर करा है वो आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट टेलीग्राम में एक फायदा ये है, व्हाट्सएप में तो आपको आगे के मैसेज मिलते हैं, टेलीग्राम में पीछे के मैसेज भी मिल जाते हैं, तो यू कैन जॉइन। Yes sir. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। I thank on behalf of all the viewers, आपका सर का भी थैंक यू करता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया और इतना टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं फॉर द व्यूअर्स अक्रॉस इंडिया, और ये इनिशिएटिव आपका आगे सुपर सक्सेसफुल रहा और भी व्यूअर्स को आप सर्व करें। बेस्ट विशेस फ्रॉम मी। थैंक यू।